जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। ठीक है, बढ़िया हो भाई। बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग स्वस्थ हैं। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी भाई। ठीक है, और अभी भी ख़राब ही है। तो पिछले 2 दिनों से इसीलिए क्लास नहीं ले पाए हैं। ठीक है, क्योंकि टाइफाइड में पूरा शरीर एकदम हिलसा जाता है, ये पूरा सुन्न हो जाता है ये। तो आज से थोड़ा सा तबीयत सही है हमारा, और आज से हम आप लोगों की क्लास ले रहे हैं बढ़िया तरीके से, बिना किसी परेशानी के, मुस्कुराहट के साथ में। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, बढ़िया खा रहे हो गए, बढ़िया अपनी पढ़ाई भी कर रहे होगे। ठीक है, और बाकी इस बार अभी सीजल के आंसर किया होगा तो उस उत्सव को भी जो है पूरा आनंद उठा रहे होंगे आप लोग। बाकी आप लोगों की जो मेजर तैयारी है वो 2025 है, ये दिमाग में बिठा करके चले तो उसके लिए अभी से ही पूरी तैयारी करते रहना है। कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, किसी भी तरीके से अपने में कोई भी बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है, जितना हो पाए अपना उतना बेस्ट देने की कोशिश करना है। क्योंकि देखो, अभी जो बच्चे हैं, जो स्पेशली डरा हुआ कौन सा बच्चा है जिसका कट ऑफ के पास में नंबर है 130 है, 135 है, 140 है। सोचो, उस बच्चे का अगर 150 से ऊपर स्कोर होता, उसको डरने की जरूरत पड़ती? उसको यहाँ पर एक बार भी सोचने की आवश्यकता पड़ती मेरे भाई? ठीक है, कि मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे मेंस फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए हर बार ये कहा भी जाता है और हर बार ये मैं बोलता भी हूँ कि भाई मेरे, तुम तैयारी जब कर रहे हो तो इस तरीके से करके चलो कि हाँ, दिमाग में तुम्हारा फिक्स हो जाए कि मेरा मेंस होना ही होना है। ठीक है, मेरा कट ऑफ प्री में क्लियर होना ही होना है, मैं सेलेक्टेड हूँ, ताकि माइंडसेट बड़ा क्लियर हो और एक दिन का भी वेस्टेज वहां पर ना हो। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे तैसे करके वीडियो देख दाख करके तुम किसी भी तरीके से 120 130 पे लेकर के आ जाते हो, और फिर वहां पर असमंजस में पड़ जाते हो, मेंस करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। और उस चक्कर में जब तक मेरे भाई कट ऑफ नहीं आता, तब तक आप वहां पर लगे रहते हो। अब मान लो कट ऑफ आ जाता है और उसके बाद में मात्र 20 दिन बचते हैं, तो वहां पर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली कहानी है। तो क्यों ऐसा करें, इसीलिए जब शुरू से हम अपनी पढ़ाई करें तो बहुत बेहतर करें, और इस कदर करें कि 150 160 से हमारे स्कोर हो ऊपर में, और हमारे दिमाग में इतना फिक्स हो यहाँ पर कि हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। ठीक है, शुरू से ही अपने वक्त को ज़ाया ना करें आप लोग। आपके पास में जितना वक्त है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके चलें, जितना है रिवीजन करें मैक्सिमम। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएं आप लोग यहाँ पे, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है, और अब उसके बाद में 6 नंबर सवाल से हमें आगे बढ़ना है। और 6 नंबर क्वेश्चन हमें देखना है यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। आइए, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमसे यहाँ कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन फॉर्म बाय कटिंग द कॉर्नर ऑफ ए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास में कोई समबाहु त्रिभुज है। मान लो यहाँ पर ये हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, और इसके एजेस को काट करके, इसके एजेस को काट करके, मतलब यहाँ पर एक कटिंग ऐसे की गई भाई, यहाँ पर एक कटिंग ऐसे की गई, एक कटिंग ऐसे की गई, और एक कटिंग ऐसे की गई। और ये कटिंग करने के बाद में जो हमारा बाकी एरिया है उसको मिटा दिया जाता है, इसको मिटा दिया जाता है यहाँ पर, इससे कोई मतलब हमें नहीं रहता है। और जो बाकी बन जाता है वो अपने आप में क्या होता है, तो वो अपने आप में मेरे भाई एक हेक्सागन होता है। वो अपने आप में यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच गया वो क्या हो गया, हेक्सागन। एक शेप का, दो शेप का, तीन शेप का, चार, पांच और छह, छह भुजाओं वाला क्या बन गया, तो हेक्सागन बन गया। तो क्वेश्चन में कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन फॉर्म्ड आफ्टर कटिंग द कॉर्नर ऑफ ए साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों समझना पड़ेगा पहले आपको, इसके पीछे की जो थ्योरी है, जो बेसिक है, आपको वो जाननी पड़ेगी, और तब उसके बाद में उस क्वेश्चन को आप लगा पाओगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। मानिए हम लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज हमने बनाया। अब ये समबाहु त्रिभुज में मुझे कटिंग करना है, और कटिंग करके मुझे क्या बनाना है, तो कटिंग करके मुझे एक हेक्सागन का निर्माण करना है। तो पहली कटिंग हम लोगों ने यहाँ पर की। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी कटिंग हम लोगों ने यहाँ पर की है भाई, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। और तीसरी कटिंग हम लोगों ने यहाँ पर की है, जो कि आप देख सकते हैं। कटिंग करने के बाद में जो फाइनल हमारा शेप होता है, वो कौन सा वाला शेप बच जाता है, तो कटिंग करने के बाद में फाइनली में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो शेप होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं
रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, कहीं पर कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, अब मेन बात यहाँ पर आता है कि ये जो हेक्सागन की एक पर्टिकुलर ये साइड होती है, ये किसके बराबर में होती है। ठीक है ना, तो हम आपको भाई बता दें, देखो जब आप यहाँ पर काटोगे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और जब एक बड़े से ट्रायंगल को काट करके एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हो, ठीक है, तो समझना मेरी बात को। पहली बात ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों तुम्हारे बराबर होंगे, तो यानी ये भी 60 होगा और यहाँ पर ये भी कितना होगा, तो 60 होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी अगर हमारी ये वाली भुजा अगर ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी और ये वाली भुजा भी ए होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर हेक्सागन की भुजा मेरे भाई किसके बराबर है, तो एक टुकड़े के बराबर। या आसान भाषा में अगर हम ये भी कहें तो हम ये कह सकते हैं सर अगर ये पूरी की पूरी साइड हमारी तीने के बराबर है तो ये वाला टुकड़ा ए होगा, ये वाला टुकड़ा ए होगा और ये वाला टुकड़ा ए होगा। थोड़ा और आसान भाषा में अगर हम इसको पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि एक हेक्सागन यानी एक षष्ठभुज बनाने के लिए अगर मान लो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का तुम इस्तेमाल करते हो तो षष्ठभुज यानी हेक्सागन की जो भुजा होगी वो इसका 1/3 होगी, 1/3 होगी यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए हेक्सागन, तो पहली बात यहाँ पर ये जो साइड इसकी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो इसको 3 से डिवाइड करके। और दूसरी बात यहाँ पर हेक्सागन का एरिया किसके बराबर में होता है, तो देखो एक हेक्सागन जैसे मानो ये तुम्हारा एक हेक्सागन हो गया, एक हेक्सागन के अंदर में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, आप इस डायगोनल को बनाइए, इस डायगोनल को बनाइए और यहाँ पर इसको मेरे भाई बनाइए। हालांकि थोड़ा मैंने टेढ़ा बना दिया बट आप समझना यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो मेरे भाई 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। याद रखिए इस बात को लेकर के। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 6 मेरे भाई समबाहु त्रिभुज हमारे पास में बनेंगे। आपको ये ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। 1 2 3 4 5 6, तो एक हेक्सागन का जो एरिया होता है यहाँ पर, ये एरिया किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर, यानी 6 × √3/4 ए स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए हेक्सागन, तो पहली बात यहाँ पर वो हेक्सागन की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, तो आप लोग यहाँ पर बोलोगे सर साइड ऑफ हेक्सागन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, सर हेक्सागन की जो भुजा निकलेगी वो किसके बराबर में निकलेगी, तो जो भी भुजा दी गई है उसको 3 से भाग कर दिया जाए, यानी हेक्सागन की भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। और अगर हेक्सागन की भुजा 3 सेंटीमीटर होगी तो दोस्तों इसका एरिया जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर, यानी 6 × √3/4 × a का स्क्वायर, यानी 3 × 3 हो जाएगा। तो 9 का 6 गुना, देखो यहाँ 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 3 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 2 27 √3 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है। क्वेश्चन का फिगर कैसे बनाएं भाई, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन वहां पर दिया गया होगा वैसे वैसे बनाओ। ठीक है भाई, यहाँ पे समझ में आ गया बात। यहाँ पे कह रहे हैं कैसे बनाए, अब जैसे दिया गया होगा इंस्ट्रक्शन उसको पढ़ करके ही बनाना होगा। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। दिए गए फोटो में ए बी सी और डी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर आयत है। उसके बाद में कहा गया ए एफ ई वाला जो होगा वो ट्रायंगल होगा, और उसके बाद में यहाँ पर ई एफ सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में ये दिया गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बीईसी वाले का जो मान है, जो इसका क्षेत्रफल है यहाँ पर किसका, तो बोलेंगे सर बीईसी का। बीईसी का जो एरिया है ये हमारे सामने 8√3 दिया गया है। तो हमसे यहाँ पर पूरे के पूरे ये रेक्टेंगल का एरिया हमसे पूछा है कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमारा कितना होगा। समझ रहे हैं, इफ इन द गिवन फिगर अबव ABCD एक रेक्टेंगल है हमारे सामने, और हमारे सामने ये जो है दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं दोस्तों, अगर तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कितना होगा। सारा खेल जो होता है ना वो ऑब्जर्वेशन का होता है कि चीज़ों को आप किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो, किस तरीके से आप उसको समझते हो, कैसे आप उसको देखते हो, आपका उस सवाल को देखने का जो नज़रिया है वो यहाँ पर क्या है। जैसे मैंने जब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा तो मैंने पाया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी भुजाएं मेरे भाई बराबर होती हैं, तो मैंने यहाँ पर सबको ए ए ए बना दिया। ठीक है,
उसके बाद में जो मेरे मन में दूसरा ऑब्जर्वेशन आया वो यहाँ पर क्या आया, तो मेरे मन में जो दूसरा ख्याल आया वो ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे कोण कितने होते हैं, तो यहाँ पर 60 डिग्री के बराबर में होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि सुनो, ये हमारा होगा 60, ये भी हमारा होगा 60, और ये हमारा होगा कितना मेरे भाई 60 यहाँ पे। अब चूंकि आप ये देखो, आपका ये एंगल किसी काम का नहीं है, ये भी एंगल किसी काम का नहीं है, सिर्फ इसी से हमारी बात बन जाएगी। और कैसे बन जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पर ये सारे साइड्स भी काम के नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इसकी और इसकी आवश्यकता पड़ेगी बस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बोलोगे सर ये अगर रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितना होगा 90, और अगर ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा 90। उस 90 में अगर ये सर 60 है ना, तो इट मीन्स यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रायंगल में दोस्त यहाँ पर हमारे सामने क्या होता है, तो बोलोगे क्या होता है का क्या मतलब है सर, मैंने कहा कि ट्रायंगल में तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। ठीक है, अगर ये 90 है तो बाकी दोनों को भी जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो बोलोगे बात तो सही है। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, तो 60 होगा। बस यहाँ पर दोस्त आपका सवाल बन गया, आप ऐसे मान करके चलो, बन गया है आपका सवाल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 होगा, 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 है और ये 30 है तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिपलेट बहुत ही फेमस था, मैंने पहले भी आप लोगों को याद करा रखा है कि 30 60 90 के ट्रिपलेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर आपको पता होगा तो। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। तो अगर आप यहाँ पर कहोगे तो आप यहाँ पर ये ए को फिलहाल मिटाओ मेरे भाई, यहाँ पर आप यहाँ बोलोगे सर 90 के सामने कितना होता है, तो 2 होता है। ये 90 है तो इसके सामने काम करते हैं, ये ट्रायंगल है तो इसकी भुजा को 2a मानते हैं, ये भी हमारे 2a हो जाएगा, ये भी हमारा 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, तो इसको 2a मानते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, आ जाओ भाई। ठीक है, 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने 1 होता है, तो ये जो 30 है इसके सामने कितना होगा, तो 1 होगा, और 60 के सामने √3 होगा, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। मैंने अभी भी कुछ नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। मैंने ये कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 होगा, 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा तो फिर ये 60 हो जाएगा। 90 के सामने 2 यूनिट होता है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे मेरे भाई लिख दिए, सारे यूनिट मुझे जितने भी लिखने थे। ठीक है, अब उसके बाद में ज़रा आप गौर फरमाएंगे ना, तो आपके सामने इसका एरिया दिया गया है, और इसका एरिया कितना है, तो 8√3 है। इसका एरिया कितना है, तो 8√3 है। अब एक बात बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हाफ इंटू बेस यहाँ कितना है, तो बोलेंगे सर a है, उसके बाद में हाइट हमारा कितना है, तो ये हमारा है सर, ये हाइट हमारा √3 है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 8√3 हो जाएगा। आप √3 से √3 को खत्म करो तो a स्क्वायर का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर का मान हमारा 16, और अगर a स्क्वायर का मान 16 तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा। a का मान हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे लिए 4 महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए 4 महत्वपूर्ण। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल है, और कंप्लीट रेक्टेंगल के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, तो लेंथ हमारा मेरे भाई 3a हो जाएगा, और ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, तो √3a हो जाएगा। अगर आप देखोगे 3 और √3 को मेरे भाई, तो ये हमारा 3√3 a इंटू a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर कितना है, तो दोस्त यहाँ पर 16 है। सो फाइनली ये हो जाएगा 48√3, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो हमें तरीके से ये समझने की आवश्यकता थी यहाँ पर कि कैसे इस फिगर को तोड़ना था, कैसे इससे अपने ज़रूरी बातें निकालनी थी, क्या अपने ऑब्जर्वेशन का खेल यहाँ पर था, कैसे ये 60 था तो ये 30 बनाते हैं, उसके आधार पर हम लोग ट्रिपलेट लिखते हैं, किस तरीके से इसके एरिया से बराबर करके हम लोग इसके साइड को निकालते हैं, और उसके बाद में तब जा करके यहाँ पर जो है एरिया निकालने के लिए सारी बातों को हम रख देते हैं। और रोहित नागर भाई देखो पढ़ा रहा हूँ, अब ये मेरे से पूछोगे कि कितने दिन में आप कोर्स ख़त्म कर दोगे, तो ये मेरे भाई पॉसिबल नहीं है। कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो मैं शुरू में ही बोल देता हूँ 8 से 9 महीने लगेंगे भाई, और 8 से 9 महीने में आपका ख़त्म हो जाएगा। अब ये टॉपिक कब होगा, कितने दिन में ख़त्म होगा मेरे भाई, ये मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक है, शुरू में ही मैंने बता दिया था, क्योंकि कई बार बीच में छुट्टियां हो जाती हैं, अब दिवाली छठ की छुट्टी होगी, दशहरा की होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा,
बट ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं उतना कवर कर पाऊँ, और जितने अच्छे से हो सके मैं उतने अच्छे से कवर कर पाऊँ। ठीक है, आ जाइए। एक आधा बच्चे जब लिखते हैं ना नहीं समझे, मुझे बड़ा दुख होता है यार। मैं और कितना धीरे पढ़ाऊं तुम लोगों को, तुम ये बताओ। मैं और कितना धीरे पढ़ाऊं, क्या चाहते हो? बच्चों की तरह 60 लिखता हूँ, 30 लिखता हूँ, फिर ये समझाता हूँ तीनों का जोड़ 180 होगा, फिर ये 60 आता है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो लिखता हूँ, फिर वहां से उसकी एरिया निकालता हूँ। अब मैं और कितना, मैं अपने आप को गधा बना दूं? बताओ यार। यहाँ पे मैं, बोलो यार, तुमको छठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्या यार मैं? बताना जरा, खुद का तो थोड़ा तो यार सेंस डेवलप करके आया करो क्लास में। नहीं समझे सर, बाबू साहब नाम का एक बच्चा कमेंट कर रहा है। अब नहीं समझे बाबू, तुम सच में पढ़ाई छोड़ दो, फिर तुम बाबू साहब हो सच में, और कुछ नहीं हो भाई। कितना धीरे आदमी जाए यार, आप लोग बताओ यार। एक लिमिट होती है यार। हम एमटीएस पढ़ रहे हैं क्या? हम जीडी पढ़ रहे हैं क्या? आंगनबाड़ी की तैयारी कर रहे हो, चपरासी की तैयारी कर रहे हो यार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट की तैयारी कर रहे हो। टुच्चे से क्वेश्चन में टुच्ची सी चीज दी हुई थी, अगर वो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे तैयारी फिर? बहुत दुख होता है मुझे ये कहते हुए छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन हरकतें अगर ऐसी हैं तो शायद मुझे कहना पड़ेगा वहां पे। मैं नहीं चाहता कभी जीवन में किसी बच्चे को ये कह दूं कि तेरे बस की नहीं है। मैं वो इंसान हूं जो लोगों के अंदर में आग भरने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, उनको उनको एक तरीके से उत्साहित करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं वहां डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ कि किनको पढ़ा रहा हूँ और कैसे बच्चे पढ़ा रहा हूँ। क्लास में अटेंशन होता नहीं यार, इतना धीरे बंदा चल रहा है यार, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। भाई तब तो राम भरोसे रखो यार तुम। इतना तो पढ़ के आना चाहिए भाई। हाँ जी, चलिए। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, वो हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की मेरे भाई खासियत क्या होती है? तो जो बराबर की भुजाएं होती हैं वो ए और ए होती है, और जो बराबर की नहीं होती है वो बी होती है। अगर हम इसके एरिया की बात यहाँ पर करते हैं तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर एरिया की जब तुम बात करोगे तो क्या हो जाएगा सर? बोलोगे सर b/4 और रूट अंडर 4a² माइनस b²। अब ये मत कहना ये कहाँ से आया है, ज्योमेट्री में मैंने मेरे भाई पढ़ा रखा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में। बस यहाँ पर हमें उसी का इस्तेमाल करना है और उसी के आधार पर हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड, यहाँ पर ये इक्वल है और ये थर्ड वाला है। एरिया दिया गया है इसके बराबर में, तो कहा गया यहाँ पर थर्ड साइड कितना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो कि इक्वल वाले को a नाम देते हैं जो कि होगा 3x, नॉन इक्वल वाले को b देते हैं जिसका मान होगा इतना। एरिया जो हो जाएगा वो मेरे भाई b अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और रूट अंडर क्या हो जाएगा? देखो एरिया मैंने कहा था ना, b अपॉन में 4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। तो यहाँ पर b अपॉन में 4 और रूट अंडर मेरे भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख लीजिए, तो 4a² माइनस b², तो 4 इंटू a का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना होगा? तो 9x² होगा, और b का स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ पर 25x² होगा। और ये दोस्तों बराबर होगा कितने के? तो ये बराबर होगा 30 रूट 11 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 5x अपॉन में हो जाएगा 4, 36 में से 25 गया तो 11 आएगा, और 11 आएगा तो यहाँ पर 11 का रूट करेंगे तो रूट 11 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 30 रूट 11 के। 11 से हमारा 11 खत्म हो जाएगा दोस्त। 5 से अगर आप काटोगे तो यहाँ पर 6 बार में, सो बेसिकली x² की वैल्यू हमारी 24 निकल करके चली आनी है। अब 24 निकल करके भी चला है तो तुमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया बताओ? नहीं भाई, तुम्हें यहाँ पर साइड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर रूट करोगे तो x² का रूट अगर x हो गया, और 24 का रूट करोगे तो 4 इंटू 6 होता है। 4 का रूट मेरे भाई 2, 6 रूट नहीं कर पाएगा तो इतना हो गया भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा बताना? थर्ड साइड की वैल्यू, थर्ड साइड मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो b का मान कितना हो जाएगा? 5 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू यानी इतना। अब ये हो जाएगा 10 रूट 6। अब प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है? जब कोई ये बच्चा कह दे सर x² की वैल्यू 24 समझ में तो आता है, लेकिन x बराबर 2 रूट 6 ये समझ में नहीं आता है, उसको रूट करना भी नहीं आता है। अब वहां पर वो बच्चा क्या करेगा? आप खुद ही सोचिए यहाँ पे। इसमें कोई क्या ही रिपीट कर सकता है? आप समझिए इस बात को। ये तो आपकी अपनी गलती है, आपको छोटे मोटी चीजें भी नहीं आती हैं, रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना और छोटी छोटी चीजें करना। जबकि मेरे शब्दों को सुनेंगे तो मैं बड़े तरीके से बोलता हूँ। 24 का मतलब 4 इंटू 6 होता है, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 6 का रूट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप वो भी नहीं सुनते हैं, ध्यान कहीं और है। तो इसमें कोई क्या कर सकता है? आप बच्चे नहीं ना है, आप आपका हाथ पकड़ करके लिखेंगे कॉपी में आपके, समझना पड़ेगा ना, वहां पे ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। पीयूष शर्मा कहते हैं फॉर्मूला बुक और एसएससी मैथ में क्या अंतर है? बिल्कुल, फॉर्मूला बुक और एसएससी मैथ में मेरे भाई यहाँ पर ये अंतर है। फॉर्मूला बुक पूरा का पूरा निचोड़ है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ
तो पढ़ाते वक्त में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये थ्योरी हो गया, ऐसे मान के चलो ये थ्योरी हो गया, ये क्वेश्चन इसका यहाँ पर थ्योरी है, और एक तरीके से ये क्या हो गया उस क्वेश्चन का मेरे भाई यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। तो एसएससी मैथ जो है, जो क्वेश्चन सारे सारे पूछे गए हैं तो उसके मेरे भाई सॉल्यूशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, उसमें कहीं पर कोई थ्योरी नहीं लिखा गया है, मैथ्स का निचोड़ नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला बुक जो है वो एक क्लास नोट्स की तरह काम करती है। जैसे मान लो कि अगर किसी बच्चे को लास्ट टाइम में रिवीजन करना है तो आप क्या करते हो, अपने कॉपी देखते हो, अपने सारे फॉर्मूले देखते हो, अपने कंसेप्ट देखते हो, तो वहां पर काम आता है फॉर्मूला बुक। लेकिन जैसे मैं जब कोई चैप्टर पढ़ा देता हूँ और उसके बाद में आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको ये देखना है सीपीयू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको ये देखना है सीएचएसएल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको ये देखना है मेरे भाई जो है सिलेक्शन पोस्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस के उसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं। यानी गणित को एक जो ढांचा है एक तरीके से, वो फॉर्मूला बुक है, और जो अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो एसएससी मैथ में है। ठीक है, समझ गए। आइए चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया फॉर एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज ए एंड नॉन इक्वल साइड इज बी, एरिया कितना होगा, अभी फॉर्मूला पढ़ाया, b/4 4a² माइनस b² यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसकी भुजाएं इतनी है, बराबर वाली 5 है, बिना बराबर वाली 8 है, तो हमें एरिया बताना है। तो वही बात है दोस्त, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे सामने कितनी है तो 5 है, और b की वैल्यू हमारे सामने कितनी है तो 8 है। तो अगर हमें एरिया देखना है तो हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा b/4, कितना हो जाएगा b/4 इंटू रूट अंडर 4 इंटू a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर b का स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे आप तो बोलोगे सर ये कटेगा 2 बार में, अब 100 में से 64 जाएगा, 36 आएगा, 36 का रूट करेंगे तो 6 हो जाएगा, आंसर कितना 12। तो एकदम हल्का सवाल है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है सर, आप समझाते हैं बहुत अच्छे से, अब हमें मज़ा आ रहा है पढ़ने में, चलिए बहुत बढ़िया बात है बाबू साहब, बहुत बढ़िया बात है, पर ध्यान दिया करो बच्चे थोड़ा सा ना, मतलब समझो इस बात को लेकर के, जितना मुझे खींचोगे, जितना मुझे नीचे लाओगे, उतना ही तुम्हारा सिलेबस डिले होगा, फायदा तो है नहीं। मैं इतना जान सकता हूँ कि जिस तरीके से मैं समझा दूंगा आपको वैसे कोई नहीं समझा पाएगा, बट वहां पर आप उस चीज का फायदा ना उठाएं, नाजायज फायदा ना उठाएं, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज इतना एंड द पेरीमीटर इज हमारा 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पर एरिया, एरिया हमारा कितना होगा। तो देखिए जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है दोस्त, यहाँ पर यह आइसोस्केलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं, इसकी बराबर की भुजाएं हमारी ए और ए होती है, और बिना बराबर वाली भुजा जो होती है उसको हम लोग बी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये कहा गया कि जो इसके ऊपर में तुम ये एल्टीट्यूड बनाए हो, ये एल्टीट्यूड का मान कितना है तो रूट अंडर 95, ये कितना है तो रूट अंडर 95 है, और पूरा का पूरा जो पेरीमीटर है ना वो 38 है। तो पूरा का पूरा पेरीमीटर 38 है, मतलब इसको इसको और इसको जोड़ने पर 38 तुम्हारा निकल करके आ जाएगा। एरिया बताओ। अब जो बेसिक वाला बच्चा होता है उसके दिमाग में क्या चलता है मैं बताता हूँ। बेसिक वाला बच्चा मेरे भाई पूरा अपना इतिहास, भूगोल और राजनीतिक अपना मेरे भाई सब लगा देता है इसके अंदर में। उसको इतना नहीं है कि उसको क्वेश्चन बनाना है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बस ये लगता है जैसे भी होकर के बस बना दो, सॉल्यूशन गया तेल लेने, टाइम गया तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना चाहिए। वो मेरा भाई यहाँ पर ये करता है, पूरा लेंथ बी है तो इसको यहाँ पर b/2 बना देगा, और b/2 बना देगा तो ये भी b/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोलता है अच्छा ठीक है तुम हाइट ही हो ना, तो एक काम करो, हाइट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो हाइट की वैल्यू निकालते हैं वो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा के, यानी बोलोगे रूट अंडर ए का स्क्वायर मेरे भाई माइनस हमारा हो जाएगा b² अपॉन में कितना तो 4 हो जाएगा, यानी फिर वही बात है 4a² और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b², ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बटेगा, तो ये हो जाएगा। तो उसके नजरों में जो ये हाइट है ना, ये हाइट यहाँ पर इसका काम करती है। तो वो भाई मेरा यहाँ पर ये बोलता है कि देखिए सर रूट अंडर 4a² में से यहाँ पर जो है b² और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू आप हमको दिए और कितना दिए हैं तो रूट 95 दिए हैं। मैंने कहा बात तो सही है यार, मैंने ये दिया तो है यहाँ पे। फिर उसके बाद में वो दोनों साइड स्क्वायर करता है, स्क्वायर करता है तो यहाँ पर ये मामला खत्म हो जाता है, 4a² माइनस का b², नीचे में 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, और यहाँ रूट 94 का मेरे भाई 95 आ जाता है। 95 जब यहाँ जाकर के गुना होगा तो 380 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सर इसका जो होल स्क्वायर होगा वो 95 का 4 गुना कितना 380 हो जाएगा। ये हो गया।
दूसरा उस बच्चे के दिमाग में ये भी आता है कि पेरीमीटर 38 दिया गया है। पेरीमीटर 38 का मतलब जानते हैं क्या होता है? तो यहाँ पर पेरीमीटर 38 का मतलब 2a और प्लस कितना तो b। तो 2a प्लस b का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमारा 38 है। अब उसके दिमाग में ये आ रहा है कि 2a प्लस b दिया गया है ना, तो कुछ तो मेरी बात बन ही सकती है और यहाँ पर मैं कुछ तो तिकड़मबाजी लगा ही सकता हूँ। तो यहाँ पर बेचारा जो है इसका वोल स्क्वायर करने पे लगा पड़ा है, बहुत मेहनत कर रहा है। 2a के आप दोनों साइड वोल स्क्वायर करेगा तो यहाँ वोल स्क्वायर करेगा तो इसका वोल स्क्वायर इतना होगा, इसका इतना होगा, और 2ab मतलब यहाँ पर इसका 4ab, 38 का वोल स्क्वायर फिर उसी तरीके से करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मेरे भाई 4a स्क्वायर की वैल्यू ला करके रखनी पड़ेगी और जीवन तबाह होगा और बेसिक से जाने पर कहीं पर कोई भला नहीं होगा। ये मैंने जान करके पहले शुरू में बताया क्योंकि मुझे पता है अक्सर बच्चे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही सोचते हैं, इस तरीके से हम बनाएंगे, इस तरीके से हाइट निकालेंगे, इस तरीके से ये करेंगे। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर समझिए बेसिक एक बढ़िया बात है और मैं डिनाई नहीं करता हूँ कभी भी कि बेसिक मत बनाओ यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आप पेपर निकालने वाले मेथड को तो इस्तेमाल करो, ठीक है। तो पेपर निकालने वाले मेथड को इस्तेमाल करो। यहाँ पर तो आपको क्या समझना पड़ेगा, एक भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं सर ए की वैल्यू 8 होगा। अरे दादा, ए का मतलब होता है इक्वल साइड और बी का मतलब होता है नॉन इक्वल साइड। तो पंकज गुप्ता बाबू यहाँ पर जो पहले दिया है वो ए नहीं कहलाता है। ए का मतलब इक्वल, इक्वल का मतलब 5 और 5, और बी का मतलब नॉन इक्वल यानी वो होता है 8 यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मेरे भाई हमें यहाँ पर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करना होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग कैसे करना होगा? जैसे मुझे ये पता है 3 भुजाओं को जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ पर 38 आना चाहिए। तो 38 में यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर जो है अपने हिसाब से थोड़ी सी कूटनीति अपनाई, और कूटनीति अपनाई तो यहाँ पर मैंने कहा ये 95 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सोचा कि एक काम करते हैं, 38 है ना, 38 है तो एक काम करते हैं भाई यहाँ पर 5 यहाँ रखते हैं, 5 यहाँ रखते हैं, बच कितना जाएगा? तो बच मेरे मतलब यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो इस संख्या के वोल स्क्वायर में से इसके वोल स्क्वायर को घटाने पर 95 आना चाहिए। बस मेरे दिमाग में यहाँ पर ये चल रहा है। तो मैंने कहा कि 38 में से मेरे भाई ये 10 निकल गया तो बच गया कितना तुम्हारा? 28 बच गया ना। कितना बच गया मेरे भाई? 28। 28 में 14 यहाँ जाएगा और 14 यहाँ जाएगा। तो ये 14 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाने पर 95 आएगा। तो बोलोगे सर 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो 196। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो नहीं सर 171 आ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो और हमें क्या करना होगा? तो ये 5 और 5 को थोड़ा हो सकता है हमें और बढ़ाना पड़ जाए। तो हमें बढ़ाना पड़ जाए तो हम यहाँ पर मतलब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको अपनाना पड़ सकता है, क्योंकि ये कोई ट्रिपलेट नहीं है। √95 इज नॉट अ ट्रिपलेट मेरे भाई यहाँ पर। तो थोड़ा आप और दिमाग लगाओगे तो आप और यहाँ पर क्या कर सकते हो? आप लोग भी मेरे साथ में दिमाग लगाओ, आप लोग भी यहाँ पर सोचो सर और क्या हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा हम लोग उठा सकते हैं। किसकी मदद ले सकते हैं? तो ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। ऑप्शन की भी कैसे मदद ले सकते हैं? हमसे एरिया बोला गया है और एरिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो हाफ इंटू मेरे भाई यहाँ पर होता है बेस, और उसके बाद में होता है मेरे यहाँ पर 95 होता है। तो अगर मैं ऑप्शन की जब मदद लूंगा तो यहाँ पर मेरे सारे ऑप्शंस में 95 और बेस का आधा आना चाहिए। तो 95 है, 95 है, 95 है, 95 है, और ये जो दिया गया है ये बेस का आधा है। जैसे अगर 6 आया है तो बेस का आधा करने पर 6 आया है, इसका मतलब पूरा का पूरा बेस 12 हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिवर्स टेक्निक अपनाओ, थोड़ा उल्टा लेकर के जाओ, जहाँ दुनिया नहीं सोचती है वो ये सोचो। जैसे मानो ऑप्शन नंबर ए को तुम सही आंसर मान रहे हो, तो यानी हाफ इंटू बेस इंटू √95 बराबर हो जाएगा 6√95। तो यहाँ पर जब काटोगे इसको मेरे भाई इसके साथ में, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 6 12 हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। 12 का मतलब यहाँ पर ये 6 होगा और यहाँ पर ये 6 होगा, ठीक है। अब ये 12 हो गया। आप ये बताओ 38 में से दोस्त 12 निकाल दो, कितना बचेगा आपके पास में? तो बोलोगे सर 38 में से 12 निकाल देंगे तो 26 बचेगा। 26 में मेरे भाई आप इसको 13 कर लीजिए और आप इसको 13 कर लीजिए, और देखिए क्या इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाने पर ये मिल रहा है। तो 13 का स्क्वायर मेरे भाई 169 होगा और 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 होगा यहाँ पे। तो बोलोगे सर 9 से 6 3, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, यानी ये हमारा नहीं हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर एक बार जो है 6 के साथ में हमारी बात नहीं बनी, लेकिन हम लोग बड़े करीब जा रहे हैं, और हम लोग करीब जा रहे हैं दोस्त यहाँ पर। तो अब हम एक काम और कर सकते हैं। अब 6 पर बात नहीं बनी तो हम यहाँ पर अगला देख सकते हैं 7।
7 बेस का आधा है, 7 बेस का आधा है मतलब ये 7 है और ये 7 है, 14 हो गया। 38 में से 14 निकाल दो, बचा तुम्हारे पास में कितना मेरे भाई, 24। 24 में से आप यहाँ पर 12 कर लो और आप यहाँ पर 12 कर लो। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। आप यहाँ पे से इसको घटा करके देखिए, आपको 95 आ जाएगा और यहाँ पर ये 95 मौजूद है। ये मौजूद है, पहले से वहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल तो हमने किया, लेकिन हाँ हमारा मेरे भाई वहां पर वैल्यू निकल करके आ गया। यानी अगर मैं इसको 12 लूंगा, अगर मैं इसको 7 लूंगा, तब जा करके इसका पाइथागोरस का थ्योरम पे यहाँ पर ये 95 सेटिस्फाई हो पाएगा। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके रूट करूंगा तो 95 निकल पाएगा और वो वाला मान मेरा सही होगा। इसीलिए अगर मुझे इसकी एरिया की बात करनी है तो मैं हाफ इंटू बेस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 14 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा हाइट हमारा इतना। तो हमारा आंसर कितना होगा, 7√95। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाओ, आप रट्टू मत बनो मेरे भाई। यहाँ पर जो बाकी दुनिया रट्टू बनती है ना, वो मत बनो। ऐसे घिसे पिटे तरीके मत करो, क्योंकि पेपर में तुम्हारे नर्वसनेस को ये बहुत बढ़ाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सोच नहीं पाओगे, और जब सोच नहीं पाओगे तो दिमाग नहीं लगा पाओगे, तो गणित नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करना है, सबसे बढ़िया सिंपल तरीका है भाई। यहाँ पर हाइट का हाइट तुम्हें मिल रहा है 6, तुम्हें ले लेना है। ये 6 लेने पर ये मेरे भाई जो है आपका कितना आ रहा था, तो 13 आ रहा था। और 6 और 13 के साथ में 95 नहीं बनता, बात खत्म। फिर मैंने 7 उठाया, 7 उठा करके देखा तो ये 7 और ये 12 बन रहा है। इसके स्क्वायर में से इस स्क्वायर को घटाने पर ये आ गया, इसका मतलब यही वाला आंसर है, बस बात खत्म। तो एग्जाम में भी बनाना है तो क्या फर्क पड़ता है, बना सकते हो, कम समय में बना सकते हो, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देखो। नेक्स्ट, भारती कुमारी कहती हैं कैसे पता चलेगा कहाँ हिट एंड ट्रायल लगाना है। जब आप ऐसे इस तरह के इक्वेशंस में फंस जाएंगे ना, वहां पर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना होता है। आइए, बाकी धीरे धीरे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे भारती जी, ब्यूटी कुमारी सॉरी, तो आपको पता चल जाएगा। एबीसी एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस होने के साथ में ये राइट एंगल भी है, तो यहाँ पर ये देखिए, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और साथ में आइसोस्केलेस भी। यानी अगर ये ए होता है और अगर ये ए होता है तो ये हमारा √2a होता है। ये एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की पहचान है। कहा गया, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस एज अ साइड इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the sum of area of equilateral triangle drawn on AB and BC। मतलब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसको छोटा बनाना पड़ेगा फिगर को, ताकि हम समझा पाए। तो जैसे मानिए ये हमारे पास में क्या है, तो ये हमारे पास में मेरे भाई एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। कहा गया कि देखो इसके ऊपर में जो हमने स्क्वायर बनाया, हालांकि दिखने से आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये मान करके चलना है कि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसके ऊपर में ट्रायंगल बनाना है और इसके ऊपर में ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में जो बेसिकली दोस्त हमसे कहा गया वो ये कहा गया, ये तुम्हारे पास में ट्रायंगल है और ये साथ में कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल का मतलब राइट होगा, आइसोस्केलेस का मतलब ये बराबर होगा, यानी ये ए होगा और अगर ये ए होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो √2a हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर क्या दिया गया पता है, इसका एरिया दिया गया और वो कितना दिया गया, तो 128 दिया गया। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, तो आपसे यहाँ पर कहा गया ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो। अब मैं अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन में कहता हूँ, एक होता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका अब यहाँ पर क्या है, देखो बच्चा लोग कैसे अपना टाइम वेस्ट करता है और कितना टाइम वेस्ट करता है। मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको ना, तो आप लोग पकड़ लोगे मेरा, मुझे लगता है। देखो अब ये वाला क्या है, तो एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे भाई इसका स्क्वायर। तो लोग ये कहते हैं देखो ये इसका तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो 128 मिलेगा। तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ए का स्क्वायर इतना हो गया, ये मेरे भाई 128। फिर यहाँ 2 से काटते हैं तो आपका कितना आता है, 64 आता है। ए स्क्वायर की वैल्यू 64 होती है, तो ए का मान निकल करके आता है 8 आता है। अब उसके बाद में जो नजरिया होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दोस्त हमारा कितना होता है ये बताओ। तो बोलोगे गुरुजी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ 2 के कितने होंगे, तो इतना हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ए स्क्वायर की वैल्यू लाते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ बोलेंगे सर 2 इंटू
मतलब यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो 64 है, बट्टे में कितना है 4 है, और ये √3 है। 4 से काटेंगे 16 बार में, तो जाकर के मेरे भाई आता है 32√3। अब ऐसा करना कहीं पर गलत नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा गया कि ये गलत तरीका है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये समय की बर्बादी है और नामात्र कुछ भी नहीं है। बोलोगे सर कैसे बर्बादी कर दी हमने, हमने तो सही लिखा है, स्क्वायर का एरिया होता है तो साइड निकालेंगे और साइड के बाद में यहाँ पर ये निकालेंगे। अरे बर्बादी है। आप ये देखिए, ये जो दिया गया है वो भी एक 2D फिगर है और ये जो दिया गया है वो भी एक 2D फिगर है। तो सेम चीज दे करके सेम चीज पूछ रहा है, या फिर एरिया दे करके एरिया पूछ रहा है, तो मेरे भाई डायरेक्ट मैंने हमेशा जीवन में एक ही बात कहा है कि ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो कि पूछा क्या है। मतलब यहाँ पर ये जो 128 दिया गया है ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये 128 स्क्वायर की वैल्यू है। और स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो जो दिया गया है वो इसका मान है, और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यू मतलब 2 इंटू उसके बाद में √3/4 ए स्क्वायर, ये पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ये 2 से हमारा 2 खत्म, और 4 से मेरे भाई सीधा सीधा 32 बार में काटेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई 32√3 आ जाएगा। तो जो अरिथमेटिक में हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है, कि जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड और जिसकी वैल्यू पता करनी है उससे मल्टीप्लाई, उसी कंसेप्ट को अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं तो देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ गया। आप बताइए। ठीक है, तो सोचिए हम लोग कितना ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हैं, पहले हम साइड लाते हैं, साइड से फिर ये निकालते हैं, और वो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आप छोटी छोटी ऐसे तरीके अगर अपनाते हैं ना, तो पेपर में आप अपना बहुत वक्त बचा पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया 8/4 लिखे हैं। कहाँ पर बाबू क्वेश्चन नंबर 10 में लिखे हैं, बताओ जरा। 8 कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं 10 नंबर में एरिया 8/4? हाँ बिल्कुल भाई, b/4 होता है, b/4 बाबू भाई। कहाँ पर हो तुम रोशनी कुमारी, कहाँ पर है आप बताइए। अगर हम फॉर्मूला ना लिखे तो आप नहीं लिखिएगा, आप बताइए। लीजिए रोशनी जी, साइड जो इक्वल है उसको 5 बोलते हैं और जो इक्वल नहीं है उसको 8 बोलते हैं। तो एरिया रोशनी जी यहाँ पर ये होता है। थोड़े जीवन में अपने रोशनी आप खुद डालिए यहाँ पे, समझ में आ गया बात है यहाँ पे रोशनी जी। ये लीजिए, जब तक फॉर्मूला ना लिखे तो कैसे कैच करिएगा। ये फॉर्मूला होता है रोशनी जी, 8 उठा करके रखे हैं, ए का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25 रखे हैं रोशनी जी, समझ गए यहाँ पे। कैसे काम चलेगा रोशनी जी बताइए। ये आलम है, ऐसा पढ़ाई आप कर रही हैं, फिर सपना इतना बड़ा देख लिया आप सीजल का, वो भी है। थोड़ा सा समझदार बनिए रोशनी जी। आइए चलिए मेरे भाई, तो अब आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए सवाल में आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अब हम लोग थोड़ा आगे मेरे भाई देखते हैं सवालों को लेकर के। सूरज कुमार भाई तुम वीडियो रिपीट करके देखना, मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा गया है जरा समझिए, बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। एबीसी एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, एसी उसका हाइपोटेनस है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस हमारा, मतलब ये 12-13 सेम ही हो गया यार, ये तो ये फर्जी साइड हो गया यार। 12 और 13 जो है ना वो रिपीट है दोस्तों यहाँ पर, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि रिपीट ऑफ 12 यहाँ पे। ये थोड़ा सा धोखाधड़ी हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्या कहा गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल इतना है तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी, जरा ये देखिए। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है क्या भाई, एक बार चेक करो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप लोग चेक करिए साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, साउंड आ रहा है भाई, परफेक्ट आ रहा है, आप लोग परेशान मत करिए मुझे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया देखिए जरा यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कहा गया द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमारा इतना होगा। और ये कैसा है दोस्तों, यहाँ पर किस तरह का आइसोस्केलेस है, तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर मैं कोई मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ और वो आइसोस्केलेस भी होता है। आइसोस्केलेस का मतलब क्या है, जैसे ये अगर ए है और ये भी अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा, तो √2a हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके पेरीमीटर को लेकर के, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सभी लोगों को जोड़ना, यानी ए में फिर यहाँ पर √2a को जोड़ना।
यानी अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं सर 2a प्लस रूट 2a होता है। लेकिन जब कॉमन निकालने की बात आती है तो आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर हम रूट 2a कॉमन ले सकते हैं। तो रूट 2a कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे a से a खींच लिया, और 2 जो होता है ना वो रूट 2 इंटू रूट 2 से बनता है। तो रूट 2 से यहाँ पर है तो रूट 2 मेरे भाई बच गया, और यहाँ पर मेरे भाई 1 बच गया। यानी आसान भाषा में हम पेरीमीटर को ऐसा इतना बोल सकते हैं। अब जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर नहीं जानते हैं वो यहाँ पर ये जान ले, और फॉर्मूला बुक में भी इसका जिक्र है, वो भी मैंने बता रखा है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो परिमाप होता है रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 होता है। रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सवाल में, तो पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पहली बात राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या है, तो ये ए है और ये ए है और ये हमारा रूट 2 है। और ये जो दिया गया है ये क्या है बच्चों, उसका तो पेरीमीटर है, परिमाप है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 होता है। और ये वैल्यू हमारा किसके बराबर में है, तो बोलेंगे सर 8 इंटू रूट 2 प्लस 1 के बराबर में है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इससे पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तो कहा गया लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस होता ही कितना है, रूट 2 है। और यहाँ देखो रूट 2 का मान ही कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ मान लो कि मेरे से एरिया पूछ लिया जाता, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ए की वैल्यू निकालता, 8/√2 आता। ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होगा, तो हाफ इंटू ए यानी हाफ इंटू ए स्क्वायर। फिर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के आदमी यहाँ रखता और अपना एरिया मेरे भाई जो है वो कैलकुलेट करता। तो ये आपको ध्यान देना था, एकदम हल्के हल्के सवाल हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पर क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड, मतलब ये इक्वल है और बिना इक्वल वाला है। एरिया हमारा दे रखा है 18√5 में, तो थर्ड साइड कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने आपको शुरू में भी करवाया। रोशनी कुमारी अगर 8/2 दिया है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए ना, उसका बवाल इतना बनाना क्यों है, करेक्ट कर लीजिए उसको। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा क्या है, इक्वल है, और ये हमारा क्या है, तो थर्ड साइड है। ये हमारा इक्वल है और ये हमारा थर्ड साइड है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया एरिया 18√5 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो अब ए की वैल्यू तुम्हारे पास में 3 है, बी का मान 4 है, इक्वल 3 है, नॉन इक्वल 4 है। तो जो हमारे पास में एरिया होता है वो हमारा कितना होता है, तो बोलेंगे सर ये b/4 होता है, √4a² माइनस b² होता है। अगर हम बात करते हैं तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो 18√5 हो जाएगा। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 18√5। बी की वैल्यू 4 है, 4/4 हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर a² की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये हमारा 16 हो जाएगा। 36 में से 16 गया तो 20, और 20 की वैल्यू हम अगर बात करते हैं तो अभी देखो कितना गड़बड़ी हम लोगों ने किया, पता है हमने सीधा 3 और 4 को उठा करके लिख दिया, नहीं वो रेशियो है ना, तो रेशियो है तो रेशियो ऐसे जाता है, 3x जाता है और 4x जाता है। तो मेरे भाई 3x और 4x जाता है यहाँ पर, तो उसी तरीके से 3x का स्क्वायर 9x² हो जाता है, और उसी तरीके से 4x का स्क्वायर मेरे भाई 16x² हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको लिखिए 18 × √5, कोई दिक्कत नहीं है। 36 में से 16 गया तो 20 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं 20x² का क्या करना है, तो रूट करना है। अब देखो भाई 20 को जो तुम लिखते हो तो वो क्या लिखते हो, 4 × 5 × x²। देखो 4 का रूट करोगे 2 आ जाएगा, 5 का रूट करोगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और x² का रूट करोगे तो x हो जाएगा। ये तुम्हारा इससे खत्म, 2 तुम्हारा 9 से खत्म। सो फाइनली x बराबर 9 आ जाएगा, और x की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 9 हो जाएगी भाई यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, थर्ड साइड। थर्ड साइड का मतलब ये होता है, यानी b की वैल्यू। तो 4 × 9 कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा यहाँ पे। सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 से अगर हमने काटा है, एक सेकंड भाई, हम यहाँ पर क्या करके चल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। b/4 हमने जो है वो छोड़ दिया है, एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। एरिया हमारा इसके बराबर में होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर अब आप देखोगे यहाँ पर तो क्वेश्चन में ये बोलोगे सर एरिया हमारा हो गया कितना हो गया, तो 18√5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, b/4 b/4,
तो यहाँ पर हम ये कहेंगे सर 4x बाई कितना हो जाएगा, 4x बाई 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 का 4 गुना मेरे भाई 36x स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 16x स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 18√5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये खत्म हो गया तो यहाँ x आ जाएगा। 36 में से 16 गया तो 20x स्क्वायर होगा, और 20x स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू 2 4√5 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। आप अगर यहाँ देखोगे तो साफ भाषा में बोलोगे ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी तो एक्स का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, और एक्स का मान 3 हो जाएगा तो हमारे पास में जो थर्ड साइड है मतलब बी की वैल्यू, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो बी की वैल्यू 4 इंटू 3 हमारे सामने मेरे भाई 12 हो जाएगी, और बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, और इस बात को बहुत ही तरीके से आपको समझना है कि जैसे अगर साइड दी गई होती है तो कभी भी वो रेशियो होते हैं, रेशियो को वेरिएबल में या रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल का सहारा लेना होता है, हमें उनको 3x और 4x मानना पड़ता है, और मानने के बाद में तो हम अपना आंसर लाते हैं। आइए चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़िए। कहा गया द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 2p एरिया। मतलब ये इतना फेमस क्वेश्चन है और पेपर में 2 से 3 बार आया है, और बच्चों को इसीलिए दिया जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाए वहां पे। आपको पता है ये बात, ठीक है। क्या क्या दिया गया, तो पेरीमीटर किसका दिया गया, तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का। अब यार हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल होने के साथ में, यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोस्केलेस भी है, तो इसे हम लोग ए कहते हैं, इसे हम ए कहते हैं, और इसे हम कितना कहते हैं, तो √2a कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा ये पेरीमीटर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर पेरीमीटर हमारा 2p होगा। तो पेरीमीटर अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर पेरीमीटर मैंने कैसे कहा था, तो मैंने कहा था √2a इंटू 2+1 होता है, तो √2a इंटू √2+1 होता है, मैंने आपको ये बताया था। और ये हमारा बराबर है किसके, तो 2p के बराबर, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो एरिया किसके बराबर में होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये हमारा पेरीमीटर है, ये किसके बराबर में है, 2p के, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2p दी गई है। तो अगर मैं यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर बोलूँ तो बोलूँगा सर a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो a की वैल्यू निकालने के लिए पूरे पद को नीचे ले जाना होगा यहाँ पर, यानी 2p तो रहेगा ही रहेगा। आप ये समझ लो कि यहाँ मेरे भाई जो है, या ऐसे कह सकते हो सर कि थोड़ा सा हम यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, और कटिंग क्या कर सकते हैं, तो जैसे √2 से हम इसे काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा √2p और नीचे में हो जाएगा मेरे भाई √2+1 हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। ए की वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पर जो है √2p तो रख ही सकते हो, बस मेरे भाई नीचे अगर रूट में दिया गया है तो उसको ऊपर में भेजो। तो नीचे अगर दिया गया तो ऊपर में भेजोगे तो होगा सर, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या नीचे माइनस में है तो ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगा, और नीचे बच क्या जाएगा, तो नीचे इनके स्क्वायर का डिफरेंस, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और डिफरेंस कितने का होता है, तो 1 का। तो नीचे में जो बच जाएगा दोस्तों वो ये बच जाएगा 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ से ये मेरी क्या निकल करके आ गई साइड, और किसके रिस्पेक्ट में, तो p के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में क्या कहा है, तो एरिया, तो मेरे भाई एरिया मैंने अभी आपको बताया था, एरिया का मतलब होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू ए स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो पूरे का स्क्वायर करना है, तो ये बताओ a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और -2 इंटू a इंटू बी, यानी ये हमारा हो जाएगा 2√2। अगर आप इसे खत्म करोगे तो फाइनली आपका आ जाएगा p स्क्वायर इंटू 3 - 2√2। और कौन सा ऑप्शन है दोस्त यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो जो शुरू में दिया गया है वो हमारा बिल्कुल क्या है, तो सही उत्तर है। यानी जो दिया गया था वो पेरीमीटर था, तो वहां से हमने पहले साइड कैलकुलेट किया, और जो पूछा गया था वो एरिया था, तो यहाँ से हमने एरिया कैलकुलेट किया है। सीजल में कलर विजन का जॉब होता है, नहीं भाई, कलर विजन वालों को ज्यादातर नौकरियां नहीं मिलती हैं, शायद ही कोई ऐसे एक आधा दुखद नौकरी होगी जो मेरे भाई कलर विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। खुशबू कहती हैं सर आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
ठीक है। तो तुम कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, धन्यवाद भाई। आ जाइए चलिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कहा गया। कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर में दो भुजाएं हमारी बराबर है। अब मान लीजिए ये हमारे सामने दोस्त यहाँ पर ट्रायंगल है और क्या नाम है इसका, तो एबीसी नाम है यहाँ पे। अब एबीसी में यहाँ पर क्या है, एबी और बीसी तुम्हारे बराबर हो गए, लो भाई। और पूरा पेरीमीटर इतना दे दिया गया। अभी मैं तुमको सिखाया था, मैंने यहाँ पर मैंने क्या सिखाया कि कोई भी त्रिभुज जो होता है अगर वो राइट एंगल है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, √2 इंटू √2+1। लेकिन यहाँ कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं जिक्र किया गया है। साथ में यहाँ पर ये भी कह दिया गया जो AC का मान है वो √2 टाइम है मेरे भाई AB के। अब ये जो बात है ना, ये घोषणा करती है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे पहला, ये दोनों बराबर है तो अगर मैं इसे A मानता हूं तो इसे A मानूंगा। अब कहा गया AC इज √2 टाइम द लेंथ ऑफ AB, ये जो AC होगा ना AB का √2 टाइम्स होगा। अब एक बात बताओ, A और √2A कहाँ देखा था, तो सर A और √2A राइट एंगल में देखा था। कहाँ देखा था, तो राइट एंगल में। यानी इसका मतलब इनके बीच में कितना होगा, तो राइट एंगल होगा। इनके बीच में कितना होगा, तो राइट एंगल होगा। और जब राइट एंगल होगा तो याद रखना दोस्त, यहाँ पर पेरीमीटर तुम्हारा कितना होगा, तो A+A बोलोगे सर 2A, और प्लस कितना हो जाएगा, √2A। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, √2A इंटू √2+1। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेरीमीटर होगा। और यही पेरीमीटर सवाल में किसके बराबर में दिया गया है, तो 8 इंटू 2+√2 के बराबर में दिया गया है। अगर यहाँ पर दोस्त जो है ए, देखो 2+√2 है ना, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ए कॉमन निकालोगे तो ए कॉमन निकालोगे तो 2+√2 बचेगा। और यहाँ पर 8 मेरे भाई बाहर है तो 2+√2 बचेगा। फायदा ये है कि ये मेरे भाई खत्म हो जाएगा, तो ए का मान सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 8। ठीक है। बाकी अगर मानो यहाँ पर किसी को √2 इंटू √2+1 लिखना था तो इसमें से √2 कॉमन निकालना पड़ता आपको, और कोई बात नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये एबीसी का एरिया बोला गया। भाई साहब एरिया बताना जरा, बच्चों वाली हरकतें इन्होंने पूछी है। एरिया का मतलब क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ इंटू A²। ए का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 का आधा कितना होता है भाई मेरे, तो बोलोगे सर 32 होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, C फॉर कहूना प्यार है। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बड़ी आसानी से आप उसे बना सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। मैंने शुरू में ही आपको एक बात कहा था कि मेंसुरेशन 2D जनरली हमारा पूरा ज्योमेट्री है। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ तो मैं मेंसुरेशंस भी पूरा कवर करके चलता हूँ, सारे सवाल उसके कवर करके चलता हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि शायद ही कोई सवाल ऐसा हो जो आप लोगों के लिए छूटे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो हम लोग कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तबीयत सही रही तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए सर, आप पढ़ाते हैं तो दिल छू लेता है। चलिए बहुत बढ़िया शशि कुमार भाई, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, अभ्यास करिएगा, बनाइएगा आप लोग, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप लोग कोशिश करिएगा बनाने की, ठीक। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, मिलेंगे एक नए जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में, और बढ़िया तरीके से हम लोग आगे इसको और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं भाई, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।